9th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बच्चे देखिए आपका पार्ट 2 वह आवाज़ वह आवाज़ का रचनाकार है विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार वह कहानीकार हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने जीवनी लघुकथा साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी पहली लघुकथा सार्धकथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा संस्थापित हम्स पत्रिका में जनवरी 1939 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इनके अब तक जीवन पराग, आपकी कृपा है और कौन जीता कौन हारा नामक 3 लघुकथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन तीनों ही की संग्रहों में लघुकथाएं और बोध कथाएं दोनों साथ साथ रखी गई हैं। इनकी कहानियों में मनुष्यों के बीच बनाई गई सीमाओं पर सहज व्यंग्य किया गया है। इनकी कुछ रचनाएं भावनात्मक धरातल पर आकर सांप्रदायिक भेदभाव को बुलाने की प्रेरणा देते हैं। विष्णु प्रभाकर की सन 1963 के बाद लिखी लघुकथाएं मुख्य रूप से मानवीय संवेदनाओं की रचनाएं हैं। उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से छिपे शुभ और सुंदर तत्वों को उभारने का कलात्मक प्रयास किया है। इन रचनाओं की ताकत इनकी सजग सरलता व सहजता में है। देखिए अपना पाठ वह आवाज़ है, इसकी रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठित नाटककार व कहानीकार भी हैं। इन्होंने लघुकथाएं बहुत सारे लघुकथाएं लिखी हैं। इनकी पहली लघुकथा मुंशी प्रेमचंद जी का पत्रिका पता है ना हम सबको, हम्स पत्रिका, इसमें प्रकाशित हुआ है। और इसके अब तक जीवन पराग, आपकी कृपा है, कौन जीता कौन हारा नामक लघुकथाएं प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियों में मनुष्य के बीच जो बनाई हुई सीमाओं का सहज व्यंग्यता के बारे में रहते हैं। तो देखिए अभी कौ परिचय हो गया, अभी हम लेसन में जाएंगे। तो देखिए पाठ में भूमिका देखेंगे। प्रस्तुत कथा में एक बालक के सामान्य अपराध पर उसके मन में मचलते द्वंद्व की झलक मिलती है। वह द्वंद्व निरंतर उसका पीछा करता रहता है जब तक वह अपने भीतर की आवाज़ को पहचान कर अपराध स्वीकार नहीं कर लेता, उसे संतोष नहीं मिलता। समझ में आया बच्चे? यहाँ पे एक बालक एक सामान्य अपराध करता है, पर अपराध के भावना उसके मन में रहते हैं। बार बार उसको आवाज़ भीतर से आवाज़ आते रहते हैं। जब तक उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते तब तक उसको संतोष नहीं मिलता। तो चलिए बच्चे लेसन में जाएंगे हम। देखिए मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत तका सा था। घर के दरवाजा में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वह अंदर गुस्सा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। उसका जी कर रहा था कि वह झपट कर माँ के गले से लिपटे जाए और रोना मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए। आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली? मुझे जोरों की भूख लग रही है। तो बच्चे आते ही अपने माँ को देखते ना, तो आज आते ही गुस्से में आया। उनको इतना गुस्सा आया कि जाके माँ को पूछ लेंगे क्यों आज तुम दरवाजे के पास क्यों नहीं आया बोल के पूछूंगी और मुझे ज़ोर से भूख लग रहा बोल के पूछने के लिए बच्चा सोचा। भूख की याद आते ही उसे लगा कि वह जैसे सचमुच ही भूखा है। उन्हें चुपके भूख लग रहा बोल के माँ से बताएंगे समझे, पर उसे सचमुच भूख लगा है। रोज़ ऐसा होता था। स्कूल आने पर माँ उसे खाने के लिए दे देती, लेकिन आज सब कुछ उलट पलट हो गया। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ गई? सोचते सोचते वह रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुँचा। वहीं बैठकर वे लोग खाना खाया करते थे। वे लोग बहुत अमीर नहीं थे। उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज़ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता उस दिन 2-3 छोटी मेज़ जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती है और खाना लगा दिया जाता था। देखे तो उन लोग उतना अमीर लोग भी नहीं है।
रोज़ डाइनिंग टेबल पे खाए, जैसे जब भी कोई आता तब छोटे छोटे मेज़ को सब जोड़ कर एक बड़ा डाइनिंग टेबल बना देते। अचरज से मंटू ने देखा, अचरज मीन्स आश्चर्य से मंटू ने देखा कि आज भी सब कुछ उसी तरह लगा हुआ है, ज़रूर कोई खाने पर आने वाला होगा, तब तो बड़ा अच्छा, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को मिलेगी। यह सोचते सोचते उसकी निगाहें मेज पर गई। उस पर सजा था खाने का सामान, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बीजी इत्यादि इत्यादि। उसने सोचा माँ जरूर रसोई घर में समोसे बना रही होगी। हाँ, रामू भी दिखाई नहीं देता, वह जरूर बाजार गया होगा। पिताजी शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आए, वे मेहमान को लेकर आएंगे, वे हमेशा ही ऐसे करते हैं। पर पम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? ज़रूर उसके स्कूल में आज कोई ख़ास बात है। उसे लगा जैसे वह अकेला है, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में ज़ोर ज़ोर से चूहे कूदने लगे। उन्हें पहले मम्मी के लिए देखे, माँ के लिए देखे, पर माँ नहीं मिला। उन्होंने सीधा रसोई घर में जाना चाहा, देखे तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल सजा के रखा था। मतलब उसका घर में कोई मेहमान आ रहा बोल के न समझे। कभी भी मेहमान आए तो उसका मम्मी ऐसे ही इंतज़ाम करते रहते हैं। उसका पापा भी ऑफिस से नहीं लौटे, शायद मेहमान को लेके आ रहे होंगे। और पम्मी उसका बहन भी नहीं दिख रही। जब वो डाइनिंग टेबल के ऊपर देखा, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखा, जैसे सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बीजी, इस तरह की चीज़ें मिला। तभी उसने सुना जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू। मंटू चौंक पड़ा। उसने एक कदम घूम कर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ पहुँचा। अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखकर उसने दोनों चीज़ें खाई। लेकिन बार बार उसे ऐसे लगता रहा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा है, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। तो उन्होंने सोचते सोचते डाइनिंग टेबल के पास गया, उसको चीकू, संतरे, रसगुल्ला सब दिखा। उन्हें क्या करा, एक चीकू और रसगुल्ले को इधर उधर देखा, निकाला, उसे खा लिया भी। पर उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको देख रहे और बार बार उसको पुकार रहे हैं, तुम गलत किया, ये अच्छा काम नहीं है, माँ से नहीं पूछा। ये आवाज़ उसको सुनाने लगा। इतने में चीखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहाँ आ पहुँची। उसने तेज़ी से अपना बस्ता पटका और बोली, अरे मंटू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? मंटू ने उसका बात पर ध्यान नहीं दिया, वह अपने में खोया रहा। पम्मी ने यह देखकर पूछा, अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? मंटू तल्खी से बोला, मैंने मम्मी को नहीं देखा। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं, आज अशोक चाचा चाय पर आने वाला है, वह उन्हीं के लिए समोसा बना रही होगी। यह कहती हुई पम्मी रसोई की ओर भागी। मंटू उसके पीछे पीछे चला। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे देर हो गई, आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं, उनको हमारे मोहल्ले की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, वही लेने गई हैं। अच्छा आओ कपड़े बदलो, हाथ मुँह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। जब पम्मी कौन है? मंटू का बड़ी बहन घर से लौटती ही पूछी, मम्मी कहाँ है भैया बोल के पूछी। माँ मुझे नहीं दिखा बोलते ही उन्हें बोले, आज अशोक चाचा चाय पे आते हैं ना, इसलिए मम्मी समोसा बना रही होगी बोल के दोनों रसोई घर में गए थे। वहाँ उनको मम्मी नहीं मिला। लौट के आते वक्त उसको मम्मी दिखा। उन्होंने बोला कि तुम्हारा अशोक चाचा को अपने मोहल्ले की बर्फ़ी बहुत पसंद है, इसलिए वो लाने के लिए गई। चलो तुम लोग अभी मुँह हाथ धो लो, मैं तुम लोगों को नाश्ता तैयार करते बोल के उसको मम्मी ने बोली। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन
मंटू बराबर कुछ सोचता रहा, बराबर कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के एक कोने में फेंक दिया। हाथ मुंह धोते समय 2 बार लोटा उसके हाथ से छुटकर गिरा। तो मंटू अपने आप में नहीं, उन्होंने कुछ सोचता रहा। कपड़ा हम लोग निकालते खूंटी पर टांगते ना, पर उन्होंने नहीं टांगा, फेंक दिया। और हाथ मुंह धोते समय भी उसका लोटा 2 बार गिर गया। तो बहन और उसका माँ मंटू को ऑब्जर्व कर रहा था उन लोग। तो बच्चे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना। मंटू स्कूल स्कूल से आते ही मम्मी नहीं दिखा। रोज़ उन्होंने स्कूल से आते ही मम्मी दिखाई देती, पर आज दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपना बस्ता पटक कर किचन में गए हैं। वहाँ डाइनिंग टेबल सजा हुआ है उसके घर में। रोज़ डाइनिंग टेबल में खाना नहीं खाता, पर कोई खास मेहमान आए तो ही डाइनिंग टेबल का सजावट करते। तो वहाँ पर गया उन्होंने। वहाँ जाते ही उसको बहुत सारा चीज़ें दिखाई दी, जैसे चीकू, रसगुल्ले, संतरे, ऐसे बहुत सारा मिठाई दिखाई दिया। उन्हें इधर उधर देखा तो उसको कोई भी नहीं दिखा। तो उन्होंने तुरंत क्या करा, चीकू और रसगुल्ला को खा लिया। खाने के बाद उसको तब से ऐसे लगने लगा कि कोई उसको देख रहा है और बोल रहा है कि तुम अच्छा काम नहीं किया, माँ को पूछना था, ऐसा आवाज़ उसको आने लगा। तब से उनका मन में यही चल रहा। और जब पम्मी स्कूल से लौटा, पम्मी मंटू का बड़ी बहन है, लौटते ही माँ के बारे में पूछी। माँ रसोई घर में होगी शायद, आज अशोक चाचा आते ना, इसलिए समोसा बना रही होगी बोल के दोनों बच्चे किचन में गए थे। पर वहाँ उसको रसोई घर में माँ नहीं मिला। फिर बाद में उसका माँ आ गए। आते ही बोली अशोक चाचा के लिए मैं अपने मोहल्ले की बर्फ़ी लाने के लिए गई, उनको बहुत पसंद है ना, इसलिए चलो अब आ गए ना तुम लोग, हाथ मुँह धो लो, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगाती बोल के बोली। उन दोनों जाके तैयार होने के लिए दोनों चले गए थे। तो यहाँ तक कहानी हुआ।